हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे अधिशोषण के प्रकार, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के बारे में। फिजिकल एडसॉर्प्शन और केमिकल एडसॉर्प्शन क्या होता है और दोनों में क्या अंतर होता है, इसके बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। ओके, तो जो अधिशोषण का जो प्रकार है ये किस बेस पे हम देखेंगे? तो अधिशोष्य और अधिशोषक दोनों के बीच में बंध के आधार पर हम देखेंगे। ठीक है, तो दोनों के बीच में बंध के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल एडसॉर्प्शन और केमिकल एडसॉर्प्शन। तो चलिए हम हेडिंग को मेंशन कर देते हैं, उसके बाद में हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे कि फिजिकल एडसॉर्प्शन और केमिकल एडसॉर्प्शन होता क्या है। फिजिकल एडसॉर्प्शन, फिजिकल एडसॉर्प्शन, देन केमिकल एडसॉर्प्शन। ये हो गए, हमने हेडिंग मेंशन कर दिया, फिजिकल एडसॉर्प्शन, अब केमिकल एडसॉर्प्शन। अब उसके बाद में अब हम डिस्कस करते हैं। तो फिजिकल एडसॉर्प्शन क्या होता है, पहले हम इसको क्लियरली समझ लेते हैं कि अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में कैसा बॉन्ड होता है। ठीक है, फिजिकल एडसॉर्प्शन में होता क्या है कि यदि कोई अधिशोषक है, सपोज डेट कोई सॉलिड है, ठीक है ना, उसके ऊपर में गैस आके अधिशोषित हो गया, तो गैस अधिशोषक के ऊपर में सिर्फ जाके बैठते हैं वहां, और उनका कुछ काम नहीं है। वहां क्या करते हैं, वहां जाके सिर्फ बैठते हैं और उनके बीच में कोई आपस में रिएक्शन नहीं होता है, कुछ क्रिया नहीं होता है, कुछ तांडव नहीं होता है। इसमें क्या होता है, अधिशोषक के ऊपर में अधिशोष्य आके जम जाएंगे, बात खत्म। और उनके बीच में कुछ केमिकल रिएक्शन या कुछ भी रिएक्शन होने वाला नहीं है, या कुछ भी एक दूसरे को कुछ देने वाला, कहने का मतलब कुछ चीज का आदान प्रदान ऐसा होने वाला नहीं है। उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा कि अधिशोषक के ऊपर में अधिशोष्य जाके जम जाएंगे, बस उनको केवल बैठना भर है। इसका मतलब क्या है कि दोनों के बीच में क्या जो बॉन्डिंग होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा? सोच के देखो जरा, नहीं, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो कुछ रिएक्शन हो ही नहीं रहा है। उसमें क्या हो रहा है, अधिशोषक के ऊपर में केवल अधिशोष्य जाके जम रहे हैं, मतलब इनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं है, मतलब इनके बीच का जो बॉन्डिंग है, अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में जो बॉन्डिंग है वीक है, कमजोर है। और इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं दुर्बल वान डेर वाल्स बल, वीक वान डेर वाल्स फोर्स। आने समझ में? तो इसमें अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, तो दुर्बल वान डेर वाल्स बल होता है। क्यों? क्योंकि जो अधिशोष्य है वो अधिशोषक के ऊपर में केवल जाके बैठता है, आपस में कुछ रिएक्शन नहीं करता है। ये तो समझ में आ गया। हमने क्या समझा कि फिजिकल एडसॉर्प्शन में क्या होता है, अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में दुर्बल वान डेर वाल्स बल होता है। इज दैट क्लियर? अब उसके बाद चलिए देखते हैं केमिकल एडसॉर्प्शन। केमिकल एडसॉर्प्शन क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो अधिशोषक है, अधिशोष्य आके बैठे, उनके ऊपर में वो केवल आके बैठेंगे ही नहीं, उसमें आपस में कुछ रिएक्शन करेंगे, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करेंगे, मतलब अब उनके बीच में रिलेशन स्ट्रॉन्ग बनते जा रहा है। जरा ध्यान से सोचिए कि वहां हुआ क्या कि अधिशोषक के ऊपर में अधिशोष्य जाके बैठा, तो केवल उसका काम यहां खत्म नहीं हुआ, वो क्या कर रहे हैं, आपस में दोनों मिलकर रिएक्शन भी कर रहे हैं। अब रिएक्शन मतलब क्या भाई, कुछ चीज का आदान प्रदान होना, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना, एक दूसरे को कुछ चीज दे रहे हैं, चाहे अधिशोष्य अधिशोषक को दे या अधिशोषक अधिशोष्य को दे, तो आपस में लेन देन का प्रक्रिया शुरू हो गया। मतलब इनके बीच में जो बॉन्डिंग बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, मतलब प्रबल रासायनिक बंध होगा। किसमें? अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में। तो देखिए एक बड़ा ही सिंपल अंतर क्रिएट हो गया कि इसमें क्या होता है, अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में दुर्बल वान डेर वाल्स बल होता है, और इसमें क्या होता है, अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में प्रबल रासायनिक बंध होता है, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होता है। आ रहा है ना समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे यदि हम देखना चाहें फिजिकल एडसॉर्प्शन का, तो जैसे निकिल, प्लेटिनम या प्लेटिनम धातु पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण हो जाता है सपोज, तो उसमें क्या हुआ कि प्लेटिनम धातु पर हाइड्रोजन गैस आके जमे,
आके जम गए, लेकिन हाइड्रोजन प्लेटिनम के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। हाइड्रोजन अपना नेचर नहीं खोएगा, ना ही प्लेटिनम अपना नेचर खोएगा। हम इसको चाहे तो बाद में हाइड्रोजन को प्लेटिनम से अलग करके यूज कर भी सकते हैं, क्योंकि वो प्लेटिनम के ऊपर में सिर्फ हाइड्रोजन आके बैठा है, उन दोनों के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब आप इसको बाद में अलग करके यूज कर भी सकते हो, क्योंकि इनके बीच में बिग फोर्सेस हैं, बिग फिजिकल फोर्सेस हैं, कमजोर भौतिक बंध है इनके बीच में, जिसको वैन डर वाल्स फोर्स बोलते हैं। आया ना समझ में? लेकिन यहां क्या होता है, जैसे लोहा के ऊपर में जल वाष्प आके जमा, सपोज दैट जल वाष्प कहने का मतलब यदि ऑक्सीजन आके जमा तो एक नया चीज बनाएगा, जंग बनाएगा, एक भूरे रंग का पदार्थ बनेगा जो लोहा के सरफेस पे, उसके सतह पे जम जाएगा। मतलब इसमें रिएक्शन हुआ, लोहा के ऊपर में ऑक्सीजन आके जमा, जल वाष्प आके जमा, तो लोहा क्या किया, इलेक्ट्रॉन को दिया, लूज किया, मतलब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ। अब यहां इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ तो एक नया चीज बना जिसको हम जंग बोलते हैं। तो भूरे रंग का पदार्थ है जो लोहा के ऊपर में जाके जम गया, तो इनके बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ। अब आप ये नहीं बोल सकते कि जो लोहा है तो ये लोहा पहले जैसा हो जाए, नहीं, क्योंकि उसमें जंग लग चुका है। लोहा और जल वाष्प के बीच में केमिकल रिएक्शन हो चुका है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो चुका है। आया ना समझ में? तो इलेक्ट्रॉन वहां दे दिया गया है, जिसके कारण से वहां जंग बना है, भूरे रंग का पदार्थ जम के बैठ गया है। दैट इज केमिकल एडसॉर्प्शन। अब एग्जांपल से एकदम क्लियर हो गया कि प्लेटिनम धातु के ऊपर में हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण, तो ये फिजिकल एडसॉर्प्शन है, क्योंकि वो दोनों अपना नेचर नहीं खोते, वो सिर्फ जाके बैठे हैं। आप चाहे तो उसको अलग कर सकते हैं। और इसमें लोहे के ऊपर में जल वाष्प का अधिशोषण, तो लोहे के ऊपर में जब जल वाष्प का अधिशोषण होता है, मतलब जब ऑक्सीजन का अधिशोषण होता है, तो लोहा से क्रिया करके एक नया चीज बनाता है जिसको हम जंग बोलते हैं, जो लोहा के सरफेस पे बैठ जाता है, भूरे रंग का पदार्थ। अब ये क्लियर हो गया? ओके। अब चलिए, अब हम दूसरे अंतर के बारे में बात करते हैं। तो जो फिजिकल एडसॉर्प्शन होता है, फिजिकल एडसॉर्प्शन में अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में जो बॉन्ड बना है वो कमजोर है। कहने का मतलब, जैसे मैं अधिशोषक हूं और ये मार्कर अधिशोष्य है, मैं इसको अभी नॉर्मल पकड़ा हूं, ज्यादा ताकत नहीं लगा रहा हूं इसको पकड़ने के लिए। आप इसको चाहो तो अलग कर सकते हो, क्योंकि इसको मैं बहुत नॉर्मल तरीके से मैं इसको पकड़ा हूं, मतलब मेरे और इनके बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है, कमजोर है। तो क्या मैं इसको पकड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा खपत कर रहा हूं या कम ऊर्जा खपत कर रहा हूं? जाहिर सी बात है, कम ऊर्जा खपत कर रहा हूं, तब तो दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो कमजोर है। आप इसको आसानी से अलग कर सकते हो। लेकिन यदि मैं इसको मजबूती से पकड़ा हूं, मतलब दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, आप इसको चाहो तो अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैं इसको पकड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा खपत कर रहा हूं, मतलब हम दोनों के बीच में बॉन्डिंग क्या है, स्ट्रॉन्ग है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसमें अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में जो बॉन्ड है वो कैसा होता है, कमजोर होता है। मतलब इसमें जो अधिशोषक है, अधिशोष्य को मजबूती से नहीं पकड़ा हुआ है, धीरे से पकड़ा हुआ है, जिसके कारण से कम ऊर्जा निकल रहा है, कम ऊर्जा रिलीज हो रहा है। और आप लोग जान रहे हो, जो एडसॉर्प्शन होता है, अधिशोषण होता है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जब किसी चीज में कोई चीज जुड़ता है तो एनर्जी रिलीज होता है। ये बात एकदम क्लियर करने की जरूरत नहीं है, ये बात तो आपको पता है। जब किसी चीज में कोई दूसरी चीज को हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो एनर्जी रिलीज होती है, मतलब ऊष्मा उत्सर्जित होती है, जिसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जो एडसॉर्प्शन है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो अब मेरे को बताइए, ये मजबूती से नहीं पकड़ा है, ये मजबूती से पकड़ा है, तो जो एनर्जी निकलेगा किसमें ज्यादा निकलेगा? जाहिर सी बात है, केमिकल एडसॉर्प्शन में ज्यादा एनर्जी निकलेगा और इसमें कम एनर्जी निकलेगा। इसमें क्योंकि कम ऊर्जा खपत कर रहा है, ज्यादा ऊर्जा खपत कर रहा है अधिशोष्य को पकड़ के रखने के लिए। समझ में आ गया? तो फिजिकल एडसॉर्प्शन में भौतिक अधिशोषण का मान कम होता है, 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होता है। और इसमें जो अधिशोषण का मान होता है, ठीक है ना, अधिशोषण ऊष्मा का जो मान होता है वो अधिक होता है, मतलब 40 से 400 किलो जूल प्रति मोल होता है। इज दैट क्लियर ना? इसमें अधिशोषण ऊष्मा का मान कम होता है, इसमें अधिशोषण ऊष्मा का मान अधिक होता है। कितना होता है अभी हमने देखा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड अंतर। चलिए यदि हम तीसरे अंतर की बात करें, तो अब मेरे को बताइए किसको हम अपने प्रारंभिक अवस्था में ला सकते हैं। जैसे अधिशोषक है, अधिशोष्य उसके ऊपर में जाके जमा, तो क्या हम अधिशोष्य को अलग कर सकते हैं?
किस में अलग कर सकते हैं? जाहिर सी बात है हम फिजिकल एडसॉर्प्शन में अधिशोषक को अधिशोषक से अलग कर सकते हैं, क्योंकि उनके बीच में कोई बॉन्ड, कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, वीक फिजिकल फोर्सेस लगा हुआ है, जिसके कारण से आप अधिशोषक से अधिशोषक को अलग कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या अधिशोषक को अधिशोषक से अलग कर सकते हो? सोच के देखो जरा, यदि लोहे के ऊपर में जल वाष्प आके जमा जंग बना, तो क्या आप उस लोहा को अपने प्रारंभिक अवस्था में ला सकते हो? क्या आप ये बोल सकते हो कि जो जंग लगा हुआ लोहा है फिर से प्योर लोहा हो जाए? इज इट पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि यह एक रिवर्सिबल प्रोसेस है? फिजिकल एडसॉर्प्शन एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है और केमिकल एडसॉर्प्शन एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है, क्योंकि फिजिकल एडसॉर्प्शन को आप उसके प्रारंभिक अवस्था में ला सकते हो, दोनों यदि आपस में मिले तो आप उसको अलग भी कर सकते हो, बट यदि मिल गए तो दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हो गया ना, केमिकल रिएक्शन हो गया, मतलब आप इसको उसके प्रारंभिक अवस्था में नहीं ला सकते। दैट मीन्स क्या कि फिजिकल एडसॉर्प्शन एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है और केमिकल एडसॉर्प्शन एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। तो ये हो गया हमारा तीसरा अंतर। तो चलिए देखते हैं चौथा अंतर। अच्छा, कौन जल्दी से हो जाएगा, कौन सा अधिशोषण जल्दी हो जाएगा और कौन से अधिशोषण होने में थोड़ा सा लेट लगेगा? सोच के देखो जरा। जाहिर सी बात है जो फिजिकल एडसॉर्प्शन है जल्दी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होना है। अधिशोष से अधिशोषक के ऊपर में जाके केवल बैठेगा, कोई तांडव नहीं करेगा, वहां कोई रिएक्शन नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात है जल्दी से हो जाएगा। और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई। क्यों? क्योंकि अधिशोषक के ऊपर में अधिशोषक केवल जाके बैठेगा नहीं, बैठेगा लेकिन साथ ही साथ दोनों के बीच में कुछ केमिकल रिएक्शन होगा, तो केमिकल रिएक्शन होने में थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा ना। इसका मतलब ये जो है शीघ्रता से होने वाला प्रक्रम है। ये जो भौतिक अधिशोषण है शीघ्रता से हो जाता है, लेकिन ये तुलनात्मक रूप से मंद गति से संपन्न होता है। इसकी यदि हम तुलना करें तो इसकी तुलना में जो केमिकल एडसॉर्प्शन होता है वो धीरे से होता है, मंद गति से होता है। तो ये हो गया हमारा चौथा अंतर हो गया। चलिए नेक्स्ट अंतर की यदि हम बात करते हैं, यदि नेक्स्ट अंतर की बात करते हैं तो जो फिजिकल एडसॉर्प्शन होता है ये मल्टीलेयर्ड होते हैं। मल्टीलेयर्ड मतलब आ गया समझ में? नहीं आया? जैसे अधिशोषक है, अधिशोषक के ऊपर में एक परत जमा, उसके ऊपर में दूसरा परत भी जम सकता है, उसके ऊपर में तीसरा परत, चौथा परत भी जम सकता है। मतलब जो भौतिक अधिशोषण होता है ये बहुपरतीय होता है। यदि अधिशोषक के ऊपर में एक परत जम गया तो ऐसा नहीं कि उनके ऊपर में कोई दूसरा परत नहीं जम सकता, जम सकता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन होना है नहीं, कोई रिएक्शन होना है नहीं, बस केवल उसको जाकर बैठना भर है, तो बैठ सकते हैं। जैसे अब एक सॉलिड है, उसके ऊपर में धूल के कण आके जम गए, तो क्या उसके ऊपर में धूल के कण आके नहीं जम सकते हैं? क्या जम सकते हैं? क्या उसके ऊपर में और धूल के कण आके नहीं जम सकते? क्या जम सकते हैं? मतलब जो फिजिकल एडसॉर्प्शन होता है ये बहुपरतीय होता है। लेकिन व्हाट अबाउट केमिकल एडसॉर्प्शन? क्या लोहा के ऊपर में जंग बना तो क्या जंग के ऊपर में फिर से जंग बनेगा? इज इट पॉसिबल? क्या जंग के ऊपर में जंग बनता है कि लोहा के ऊपर में जंग बनता है? लोहा के ऊपर में जंग बनता है और जंग के ऊपर में जंग नहीं बनता। मतलब ये क्या होते हैं? एक परतीय होते हैं। तो ये हमारा अगला अंतर हो गया कि फिजिकल एडसॉर्प्शन बहुपरतीय होता है और केमिकल एडसॉर्प्शन एक परतीय होता है। ये आ गए समझ में? चलिए अब हम अगला अंतर देखते हैं। अगला अंतर में क्या होता है? अच्छा बताइए, केमिकल रिएक्शन मतलब कुछ भी चीज रिएक्शन कराने के लिए उसको एनर्जी देना पड़ता है, ताकि एनर्जी देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका जो रिएक्शन है वो क्या हो जाए? सफल हो जाए। कहने का मतलब जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो हम उसको एनर्जी देते हैं। उसको एक्टिवेट करने के लिए हम उसको क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं, जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। और एक्टिवेशन एनर्जी सल्फेस केमिस्ट्री में आप अच्छे से पढ़ चुके हो। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या करता है? एक्टिवेट करता है। जो भी हमारे पास में रिएक्टेंट रहते हैं उनको एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि उसको एनर्जी दे रहे हैं ना, एनर्जी दे रहे हैं, फिर वो जल्दी से क्या हो जाता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी मतलब एक्टिवेट करने का काम करता है, मतलब क्रिया को सफल करने का काम करता है, उसको संपन्न कराने में मदद करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एक्टिवेशन एनर्जी है। तो बताइए, क्या फिजिकल एडसॉर्प्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का जरूरत है कि इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है? जाहिर सी बात है, फिजिकल एडसॉर्प्शन में सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि अधिशोषक और अधिशोषक के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होता ना, वो केवल अधिशोषक के ऊपर में जाकर बैठते हैं, कुछ रिएक्शन नहीं होता, मतलब इसको एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत भी नहीं है।
कुछ रिएक्शन होता तो जरूरत होता, लेकिन इसमें अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। मतलब इसको एक्टिवेट होने के लिए, इसको एक्टिवेट करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है, ताकि इसका रिएक्शन सफल हो जाए, इसका रिएक्शन संपन्न हो जाए। दैट मीन्स क्या कि इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो ये हो गया हमारा अगला अंतर। तो फिजिकल एडसॉर्प्शन में सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन केमिकल एडसॉर्प्शन में सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये क्लियर हो गया? ओके, चलिए अब हम टेम्परेचर और प्रेशर की बात कर लेते हैं कुछ। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो होता क्या है, फिजिकल एडसॉर्प्शन में पहले सोचते हैं। जैसे अधिशोषक है, अधिशोषक के ऊपर में अधिशोष्य जमा हुआ है, ये आप टेम्परेचर को बढ़ा देते हो तो अधिशोष्य को काइनेटिक एनर्जी मिल जाता है, उसको गतिज ऊर्जा मिल जाता है, जिसके कारण से उड़ उड़ के भागने लगते हैं, उड़ उड़ के भागने लगते हैं। मतलब अधिशोषक के ऊपर में जो अधिशोष्य जमा हुआ है, अब अधिशोषक से क्या होने लगते हैं, अलग होने लगते हैं। इसका मतलब क्या कि ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण कम होता है। समझ में आ गया कि नहीं? ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण कम होता है। लेकिन अब इसमें देखो, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इसका मतलब हम उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, मतलब हम उसको एक्टिवेशन एनर्जी दे रहे हैं। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें अधिशोषक से अलग नहीं होगा, वो और आपस में चिपकेंगे। मतलब हम उनको बढ़ावा दे रहे हैं, हम उसको एनर्जी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में केमिकल रिएक्शन होता है ना। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आप उसको एनर्जी देके उसको अधिशोषित होने में और मदद कर रहे हो। इसका मतलब क्या कि ताप बढ़ाने पर केमिकल एडसॉर्प्शन क्या होता है, ताप बढ़ाने पर केमिकल एडसॉर्प्शन बढ़ता है। लेकिन जब और ज्यादा ताप बढ़ाओगे तो केमिकल एडसॉर्प्शन कम भी होते जाता है। मतलब एक निश्चित ताप पर केमिकल एडसॉर्प्शन बढ़ेगा, फिर उसके बाद यदि आप ज्यादा ताप दोगे तो केमिकल एडसॉर्प्शन कम भी हो जाएगा। बोलते हैं ना, अति का अंत। यदि कोई भी चीज हद से ज्यादा होता है तो हानि होता है। तो उसको जितना एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए आप उतना दोगे तब तो ठीक है, लेकिन उसके जरूरत से आप ज्यादा दे दिए तो एडसॉर्प्शन कम होने लगेगा। जैसे लोहा है, एक लोहा को लोहा से चिपकाना है तो आप क्या करोगे, जाहिर सी बात है आप उसको हीट करोगे, गर्म करोगे, उसको पिघलाओगे थोड़ा सा, फिर उसके बाद उसको चिपकाओगे। और बहुत ज्यादा हीट कर दोगे तो वो फिर से पिघल के फिर से अलग हो जाएगा। तो वही चीज होता है इसमें केमिकल एडसॉर्प्शन में। केमिकल एडसॉर्प्शन में क्या होता है कि ताप बढ़ाने पर रासायनिक अधिशोषण एक निश्चित ताप तक बढ़ता है फिर घटता है। बट इसमें क्या होता है, इसमें ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण कम होता है। इज दैट क्लियर? तो चलिए अब हम दाब की बात कर लेते हैं कि दाब बढ़ाने पर क्या होता है, क्या फिजिकल एडसॉर्प्शन बढ़ता है या घटता है। अभी हमने जैसे देखा टेम्परेचर के बारे में, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से अब हम दाब को देखेंगे कि दाब बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। तो दाब लगाते हैं तो क्या होता है, जैसे अधिशोषक है उसके ऊपर में अधिशोष्य आगे जम गया, आप प्रेशर लगा रहे हो, इसका मतलब वो अधिशोष्य को क्या कर रहा है, अधिशोषक पे बैठा रहा है। मतलब जाहिर सी बात है इसमें हो क्या रहा है कि जो एडसॉर्प्शन है, जो अधिशोषण है वो बढ़ेगा, क्योंकि अधिशोष्य को अधिशोषक से बाहर जाने नहीं दे रहा है। आप प्रेशर लगा रहे हो ना, प्रेशर लगा रहे हो मतलब अधिशोष्य को अधिशोषक में आप बैठा रहे हो। जितना ज्यादा अधिशोष्य आ रहा है आप फिर प्रेशर लगा रहे हो, फिर अधिशोष्य आ रहा है, फिर आप प्रेशर लगा रहे हो। मतलब अधिशोष्य उसमें आके जमते जा रहा है और आप प्रेशराइज लगाते जा रहे हो, और आप प्रेशराइज लगाते जा रहे हो मतलब आप क्या कर रहे हो कि अधिशोष्य को अधिशोषक के ऊपर में आप चिपका रहे हो। तो जितना ज्यादा अधिशोष्य आते जाएंगे अधिशोषक पे आप प्रेशर लगाते जा रहे हो, इसका मतलब क्या हो रहा है, एडसॉर्प्शन बढ़ रहा है। मतलब दाब बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण बढ़ता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। जाहिर सी बात है आप प्रेशर लगाए मतलब आप अधिशोष्य को अधिशोषक से आप जोड़ रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो। जितना ज्यादा अधिशोष्य अधिशोषक पे आके जम रहा है और आप प्रेशर लगा रहे हो मतलब अधिशोषण डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि अधिशोष्य तो उड़ के नहीं जा रहा है ना। क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि आप प्रेशर लगा रहे हो। तो प्रेशर लगाने से फिजिकल एडसॉर्प्शन बढ़ता है। बट व्हाट अबाउट केमिकल एडसॉर्प्शन, केमिकल एडसॉर्प्शन में क्या होगा भाई, इसमें भी होगा, क्योंकि जितने अधिशोषक हैं उसमें अधिशोष्य आके जम रहा है, आप प्रेशर लगा रहे हो मतलब आप अधिशोष्य को अधिशोषक से कनेक्ट कर रहे हो, तो दोनों में सेम इफेक्ट होगा। मतलब दाब बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण भी बढ़ेगा और रासायनिक अधिशोषण भी बढ़ेगा। तो एकदम क्लियर हो गया।
जैसे टेम्परेचर में क्या होता था कि ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण कम होता था, इसमें क्या होता था, ताप बढ़ाने पर रासायनिक अधिशोषण एक निश्चित ताप तक बढ़ता था और फिर घटता था। यह घटना होता था टेम्परेचर में, दोनों में डिफरेंट इफेक्ट होता था। बट यदि हम प्रेशर की बात करें, हम दाब की बात करें, तो हम प्रेशर लगा रहे हैं, मतलब क्या कि हम अधिशोष्य को अधिशोषक से कनेक्ट कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा उसमें अधिशोष्य आके जमता जाएगा अधिशोषक के ऊपर में, जितना ज्यादा अधिशोष्य अधिशोषक के ऊपर में जमता जाएगा, आप प्रेशर लगा रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो कि आप अधिशोष्य को अधिशोषक के ऊपर जमूने का काम कर रहे हो, आप उसको उससे कनेक्ट करने का काम कर रहे हो। तो जाहिर सी बात है, मतलब दाब बढ़ाने पर फिजिकल एडसॉर्प्शन बढ़ता है और केमिकल एडसॉर्प्शन भी बढ़ता है। आया ना समझ में? मतलब जो प्रेशर है, प्रेशर बढ़ाते हैं तो दोनों का वैल्यू क्या होता है, बढ़ते जाता है, थोड़ा टेम्परेचर से क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो इस प्रकार से दाब का प्रभाव पड़ता है किस पर, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण पर। मतलब दाब बढ़ाने पर भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण बढ़ता है। ये क्लियर हो गया बच्चों? उसके बाद में चलिए एक और देख लेते हैं। जैसे जो फिजिकल एडसॉर्प्शन होता है, इसकी जो प्रकृति होती है विशिष्ट नहीं होती है, स्पेसिफिक नहीं होती है। विशिष्ट कहने का मतलब क्या कि अधिशोषक है, अधिशोषक के ऊपर अधिशोषक को केवल जाकर बैठना ही तो है, तो कोई भी अधिशोषक के ऊपर में जाकर बैठ सकता है, क्योंकि इसमें कोई मना ही नहीं है। आप कहीं भी जाकर किसी भी जगह में बैठ सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप दोनों के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन होने वाला नहीं। आप यहां भी बैठो, वहां भी बैठो, वहां इस दुनिया के किसी भी कोने में जाकर बैठो, तो वो जो नेचर हो गया कुछ खास नहीं है। मतलब इसकी जो प्रकृति है विशिष्ट नहीं होती है, लेकिन इसकी जो प्रकृति होती है विशिष्ट होती है, क्योंकि अधिशोष्य उसी अधिशोषक के ऊपर में जाके जमेंगे जिनके बीच में केमिकल रिएक्शन होने का संभावना है, केमिकल रिएक्शन होने का पॉसिबिलिटी है। ऐसा नहीं कि कोई भी अधिशोषक किसी भी अधिशोषक के ऊपर में जाके बैठ जाए, ऐसा नहीं है। आ रहा है ना समझ में? मतलब ये अधिशोष्य और अधिशोषक के प्रकृति पर निर्भर करता है, क्या दोनों आपस में केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं। यदि कर सकते हैं, वही अधिशोष्य उस अधिशोषक के ऊपर में जाके बैठेगा। मतलब इनकी जो प्रकृति होती है ये विशिष्ट होती है। और क्यों होती है आप समझ में आ गया आप लोगों को? मतलब इनकी प्रकृति विशिष्ट नहीं होती, इनकी प्रकृति विशिष्ट होती है। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया, हमने इतना अंतर डिस्कस किया। तो हम एक बार शॉर्ट में फिर से हम दोनों के अंतर को मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं। आप लोग एक बार अपने नोट्स से मिला लीजिए, यदि कोई चीज आप चुक गए होंगे तो आप उसको नोट कर लीजिए। ओके, तो मैं फिजिकल एडसॉर्प्शन से शुरू करूंगा और केमिकल एडसॉर्प्शन से खत्म करूंगा। ओके, तो चलिए मैं पहला अंतर बोल रहा हूं, फिजिकल एडसॉर्प्शन, फिर उसके बाद में केमिकल एडसॉर्प्शन। फिजिकल एडसॉर्प्शन में अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में दुर्बल वैन डर वाल्स बल होता है। केमिकल एडसॉर्प्शन में अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में प्रबल रासायनिक बंध होता है। नेक्स्ट अंतर, फिजिकल एडसॉर्प्शन में अधिशोषण ऊष्मा का मान कम होता है, 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होता है। केमिकल एडसॉर्प्शन में अधिशोषण ऊष्मा का मान अधिक होता है, अधिशोषण ऊष्मा का मान 40 से 400 किलो जूल प्रति मोल होता है। फिजिकल एडसॉर्प्शन एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है और केमिकल एडसॉर्प्शन एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। फिजिकल एडसॉर्प्शन शीघ्रता से हो जाता है, केमिकल एडसॉर्प्शन तुलनात्मक रूप से मंद गति से होता है। नेक्स्ट, फिजिकल एडसॉर्प्शन बहुपरतीय होता है और केमिकल एडसॉर्प्शन एक परतीय होता है। अगला अंतर क्या होगा? फिजिकल एडसॉर्प्शन में सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, केमिकल एडसॉर्प्शन में सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट अंतर क्या हो जाएगा? ताप बढ़ाने पर फिजिकल एडसॉर्प्शन कम होता है और इसमें ताप बढ़ाने पर केमिकल एडसॉर्प्शन एक निश्चित ताप तक बढ़ता है फिर घटता है। अगला अंतर, फिजिकल एडसॉर्प्शन की प्रकृति विशिष्ट नहीं होती और केमिकल एडसॉर्प्शन की प्रकृति विशिष्ट होती है। तो ये हो गए इनके कुछ खास अंतर। तो आप लोगों को जो भी इजी लगता है आप उसको अपने माइंड में आप उसको बैठा सकते हो, याद रख सकते हो। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, फिजिकल एडसॉर्प्शन और केमिकल एडसॉर्प्शन। फिर भी यदि आप लोगों के माइंड में कुछ कंफ्यूजन है, डाउट है, तो आप उसको कमेंट करके जरूर पूछिए, हम उसको यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो हैव अ गुड डे एंड गुड लक।